शुरू करते हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले एक टर्म समझना हमको बहुत जरूरी है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब सम काइंड ऑफ फ्लो। किसी भी चीज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। सम काइंड ऑफ फ्लो क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे नॉर्मली, ठीक है, हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस एरिया को रखे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इस तरीके से एरिया को रखते नॉर्मली पास हो रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया मतलब कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो उस एरिया से पास होने वाला जो फील्ड है वो फ्लक्स देगा। वो फ्लक्स बराबर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया के प्रोडक्ट के, E इंटू ए। सिंपल फॉर्मूला है देखो ये। तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा हो? नॉर्मली। अब सपोज करते हैं कि अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली नहीं पास कर रहा होगा, तब उस केस में क्या करेंगे? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है किसी एंगल पे, मतलब कि इससे ड्रॉन नॉर्मल एंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को कंसीडर करना है जो कंपोनेंट इसके एरिया को नॉर्मल हो। तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? साफ साफ दिख रहा है, कंपोनेंट आएगा E cos थीटा। तो कौन सा फील्ड पास हो रहा है इससे? इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल होगा और पैरेलल वाला कंपोनेंट पास करेगा नहीं। कौन सा पास करेगा? जो नॉर्मल होगा, वही फ्लक्स देगा। तो cos थीटा वाला नॉर्मल कंपोनेंट है, वो उस फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट इनटू इसका एरिया क्या बन जाएगा हमको? फ्लक्स। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? E cos थीटा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इनटू ए। इसको हम लिख देंगे E A cos थीटा और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं फ्लक्स को E डॉट ए। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किए। लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो उस केस में उस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे और ये मान लेंगे कि इस छोटे से एरिया के लिए, मान लेते हैं इसका छोटा सा एरिया क्या? ds, स्मॉल एरिया ds। इस छोटे से एरिया के लिए यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं ये n कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है नॉर्मली किसी एंगल थीटा पे, तो फिर से वही कौन सा कंपोनेंट लेंगे? cos थीटा वाला। तो इस बार जो फ्लक्स मिलेगा छोटे से एरिया से फ्लक्स स्मॉल मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा? E cos थीटा, वो नॉर्मल कंपोनेंट इनटू एरिया ds। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल इंटीग्रेट करते हैं E ds cos थीटा, इसी को हम लिख देंगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो इस फ्लक्स के इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद कर लेते हैं कूलॉम गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला चीज याद करना है हमें क्या? फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds इज द स्मॉल एरिया जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक, इस फ्लक्स के डेफिनेशन को, इसके यूनिट को और इसके फॉर्मूले को याद कर लेते हैं गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो अब समझते हैं कि गॉस लॉ क्या है। व्हाट इज गॉस लॉ?
तो गॉस लॉ में एक्चुअल में क्या है, इट इज द रिलेशन, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक रिलेशन है, प्यारा सा रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन है द टोटल फ्लक्स, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by that surface, net charge enclosed by that surface। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख देंगे, टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से बराबर होगा जितना चार्ज एनक्लोज होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब मान लेते हैं कि कोई क्लोज सरफेस है, अब इसके अंदर चार्ज कितना है Q1 माइनस में Q2 Q4, बाहर है माइनस में Q3, बाहर है Q5। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वो चार्ज जो सरफेस के अंदर है, बाहर वाले चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो कौन कौन अंदर है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला यूजिंग गॉस लॉ, ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ वही चार्ज जो सरफेस के अंदर होंगे, इसी को गॉस लॉ कहते हैं। इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है हम लोग को लिख के, इसका स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक। अब हमको एक्चुअल में इसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, किस चीज में अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। तो एक्चुअल में इसका पढ़ना एप्लीकेशन है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में गॉस लॉ का एप्लीकेशन 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो इसके एप्लीकेशन में हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 3 केस पढ़ना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 केस कौन कौन से, उसको समझने से पहले अप्लाई कैसे करना है इसको सीख लो। एकदम सिंपल, तीनों एप्लीकेशन में एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या, फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमको 2 तरीके से। एक जो पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और एक गॉस लॉ का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे एकदम ध्यान देना तुम सब कि हम फ्लक्स को 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक इस फॉर्मूले से और एक फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले से। ये 2 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। वो 3 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो पहला एप्लीकेशन है जो बोर्ड एग्जाम में 2-3 साल पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long thin straight wire, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी इन्फिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर से। मान लेते हैं हमारे पास कोई इन्फिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है, पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं इसको, नेगेटिवली चार्ज भी मान सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो उस चार्ज को एनक्लोज करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, जिसका लेंथ मान लेंगे कितना L, और इसका रेडियस मान लेंगे कितना R, ठीक। तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से मैं लिख सकते हैं, इसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिया गया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की 3 सरफेस दिख रहे होंगे, एक कर्व्ड सरफेस दिखेगा इस तरीके से S1, और 2 फ्लैट सर्कुलर एंड्स दिख रहे होंगे S2 और S3, ठीक है। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ऐसे कितने सरफेस है, 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3, ठीक है। 3 सरफेस हमको दिख रहा है S1, S2 और S3। तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर ले,
छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो S1 का, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ds1। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड, याद रखना है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो एंगल कितना लेते हैं, 0, याद रख लो अच्छे से। ऐसे ही छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर ले S2 का, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ds2, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एंगल कितना बनेगा, 90। छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं S3 का, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एंगल कितना बनेगा, 90। तो हमको एंगल्स मिल गए, पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds1 cos 0, इंटीग्रेशन ऑफ E ds2 cos 90, इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 cos 90। हम सबको पता है cos 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया, यूनिट कांस्टेंट है, cos 0 की वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds1। एक्चुअल में S1 क्या है, कर्व्ड सरफेस है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2πr/h। तो यहाँ पे हम उस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना माने, l, सिलेंड्रिकल का, तो E इंटू क्या हो जाएगा, 2πr/l। तो पहला फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर दिए जो तुमको बताए थे, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds से, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। दूसरा हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, तो यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में तुमको मेंशन कर देगा कि इसका, इस वायर का लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L। तो Q कितना हो जाएगा बेटा, L को उधर भेज दें तो लैम्डा L हो जाएगा। तो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, लैम्डा L। तो Q की जगह पुट करते कितना, लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक दूसरा इक्वेशन। एक फ्लक्स इस फॉर्मूले से, एक फ्लक्स इस फॉर्मूले से, दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, तो क्या मिल जाएगा हमको, E इंटू 2πrl लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है किसमें, डिस्टेंस पे, इन्वर्सली। अगर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, वेरिएशन क्या मिल जाएगा हमको, E और R के बीच में हाइपरबोला, R और E का जो वेरिएशन होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली किसके हो गया, R के। तो ये बोर्ड एग्जाम में कई बार उसमें पूछा जाने वाला टॉपिक है, इस साल भी आया था, पढ़ के दिखा देते हैं। ये इस साल का क्वेश्चन है, पेपर है मेरे पास, ये पेपर है, इसमें क्वेश्चन दिया है, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इसका यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, यहाँ से चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, फ्लक्स कैलकुलेट करना है गॉस लॉ से, दोनों को इक्वेट कर देना है, तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा पहला एप्लीकेशन खत्म। ठीक, अब दूसरा एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। ठीक है, शीट है हमारे पास, मतलब कि हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते किसी एरिया पे, जैसे अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते पूरे एरिया पे, थिन शीट हो गया। अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते वायर पे, लाइन चार्ज पे, लाइन किसी लीनियर चीज़ पे, तो हो गया तुम्हारा लाइन चार्ज, जो इसके पहले वाला डेरिवेशन था। अब हम करने जा रहे हैं किसी सीट पे, सीट वाला देखो, तो सीट वाले का डेरिवेशन ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन सीट। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास एक सीट है और इस सीट को पूरे तरीके से चार्ज कर दिया,
पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, 2r है। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना, 2r। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं a, इसका एरिया मान लेते हैं a। फिर से वही पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटवर्ड हमारा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस कर्व्ड सरफेस के क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो उस कर्व्ड सरफेस से कोई फील्ड पास नहीं करेगा, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो। हमको फ्लक्स सिर्फ किससे मिलेगा, इस वाले एंड से और इस वाले एंड से, क्योंकि इन्हीं दोनों से पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू कर्व्ड सरफेस, पैरेलल टू कर्व्ड सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो हमें फ्लक्स किससे मिलेगा, सिर्फ फ्लैट सर्कुलर एंड से। तो लिख देते हैं फ्लक्स थ्रू फ्लैट सर्कुलर एंड्स। कितना मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया कितना ए, तो ई इंटू ए इधर, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, तो ई इंटू ए, ये हो जाएगा 2e ए। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। तो फ्लक्स वही पहला कैलकुलेट करना है किससे, ई डॉट डी एस से। तो ई बाहर कर लेंगे तो डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा। तो ई ए प्लस ए कितना हो गया, 2e ए। दूसरा हम लोगों को लगाना है यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर से अब इस सीट का मान लेते हैं सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पूरे सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं गॉस लॉ में, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा इक्वेशन, ठीक। अगर हम पहले और दूसरे को इक्वेट करते, फिर से इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कैसे कंप्लीट कर दो, 2e a बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो मतलब जो वेरिएशन आएगा R और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। R की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये तुम्हारा थिन प्लेन शीट का डेरिवेशन हो गया। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए कई बार आया है। तुमको याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा सिर्फ सर्कुलर एंड से कितना, 2e a। गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देना है, तो हमारा फ्लक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट से, थिन प्लेन शीट से, ठीक है, ठीक। अब इसकी केस पूछते हैं, दो केस डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा हमारा और वो केस भी हो जाएगा। तो कौन से वो दो केस है वो देखते हैं। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, और हम देख लेते हैं इसका केस। इसके केस भी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो केस कौन सा है, देखो पहला केस मान लेते हैं कि मेरे पास एक पहला शीट है पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे ही जो दूसरा प्लेट सामने से देख रहे हैं इसको, दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से पैरेलल। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसका सिग्मा 2 मान लेते हैं। सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2 और दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब मोर देन 0। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 रीजन्स, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दो प्लेट से पहला और दूसरा, एकदम सिंपल काम करना है, ठीक। पहले हम मान लेते हैं कि दूसरा नहीं है, दूसरा प्लेट नहीं है, तो इस प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो एरो आउटवर्ड की तरफ पहला होगा। वैसे ही
इस प्लेट के इस साइड सारे फील्ड्स कहाँ होंगे, इस साइड, तो सारे फील्ड्स इस साइड होंगे, तो ये E1 हो गया पहले की वजह से। हमको सिर्फ पहले को ध्यान देना था। अब दूसरे पे ध्यान दे, तो इस दूसरे की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बाहर की तरफ, तो इस साइड सारे एरो इस साइड, और इसके इस साइड सारे एरो इस साइड, तो इस साइड एरो E2 हो गया, ये इस साइड एरो E2 और ये इस साइड एरो E2। बस अब तुम्हें बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो क्या होगा, ऐड होगा। तो पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस ले लेंगे। सेम तरीके से तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम, तो ऐड कर देना है E1 प्लस E2, और दोनों का डायरेक्शन उस साइड, तो प्लस हो गया। इसमें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन E1 मोर देन होगा E2 के, क्योंकि सिग्मा 1 ज़्यादा किससे, सिग्मा 2 से, तो E2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस करेंगे, पुट कर दो वैल्यू, हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, तो -1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिमिलरली ये होगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, तो 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सेम यहाँ भी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन कॉमन, क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये पहला केस हो गया जहाँ पर दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पैरेलल प्लेट। ठीक, केस दूसरा देखते हैं जल्दी से इसका, जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव मान लेते हैं और एक प्लेट क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। अब इससे बनने वाला फील्ड कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, पॉज करके तुम सब नोट कर लेना इसको, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसके न्यूमेरिकल्स, इसके केस। मान लेते हैं कि एक प्लेट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। दूसरा प्लेट कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो पहले प्लस वाला देखते हैं, ये पहला सीट, ये दूसरा सीट। प्लस वाला देखो, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ सारे एरो, तो इधर एरो बाहर की तरफ कर दो, पहला E1। इस साइड भी सारे बाहर की तरफ होंगे, तो सारे एरो इस साइड करो, सारे एरो इस साइड, तो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E1। पहले सीट से बनने वाला फील्ड हो गया। वैसे ही दूसरे सीट से देखते हैं, नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड, तो इधर से सब फील्ड्स इनवर्ड होंगे, E2। वैसे ही नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, तो एरो अंदर की तरफ, E2 और E2। अब तुम सबको दिख रहा होगा कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट माइनस होगा, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट माइनस होगा, इन दोनों का डायरेक्शन सेम तो प्लस हो जाएगा। तो पहले रीजन में, दूसरे रीजन में और तीसरे रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो E1 माइनस E2। तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, और बीच में क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो E1 प्लस E2। तो E1 माइनस E2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्या मिलेगा, 0। सेम तरीके से इधर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐड करो 2 सिग्मा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सेम यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कैंसिल कितना हो जाएगा, 0। तो ये दो केस, दोनों सिमिलर चार्ज हो प्लेट हो, चाहे दोनों अनलाइक चार्ज हो, प्लस माइनस हो, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों रीजन्स में। हो सकता है कि एग्जाम में तुमको प्लेट्स और लगा दे, इधर प्लस सिग्मा कर दे, प्लस 2 सिग्मा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमारा है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर सॉल्व करो, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, डायरेक्शन सेम तो ऐड करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन का बॉस का तीसरा एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड में भी आया हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है हमारे पास। स्फेरिकल सेल समझ रहे हो ना, एक खोखला प्लास्टिक का बॉल समझ लो, थिन स्फेरिकल सेल है। तो ध्यान से इसका देखना, मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है, जिसका रेडियस मान लेते हैं r, और बहुत पतला सा सेल है, और इसका रेडियस मान लेते हैं कितना, r। ठीक, और मान लेते हैं इस पे पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक। चार्ज क्यू मान लेते हैं इसमें। तो 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, तो उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं जो सेल के बाहर है। तो सेल के बाहर पॉइंट लेकर हम क्या सपोज कर देंगे, पहला काम हमेशा की तरह एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल नहीं, यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस मान लेते हैं कितना, स्मॉल आर, ठीक। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है हमारा टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर का स्क्वायर क्या हो गया उसका सरफेस एरिया। और बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन में एफ एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना इंक्लोज किया, कैपिटल क्यू, तो यहाँ कैपिटल क्यू लिख दो। ये दूसरा, ये पहला, एक वेट करते पहले और दूसरे को। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एफ एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ जाएगा बेटा, इसको लिख देंगे इस तरीके से 1 अपॉन 4 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब तुम जरा समझने की कोशिश करो इस बात को कि अगर आर की वैल्यू मोर देन रेडियस हो तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस कितना आर हो। तो कोई पॉइंट चार्ज हो और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो जिसका डिस्टेंस आर हो, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल सेल का पूरा चार्ज कंसंट्रेट कर रहा होगा उसके सेंटर ओ पे। तो वो चार्ज कंसंट्रेट कर रहा होगा उसकी सेंटर ओ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, ठीक। अब अगर हम बात करें व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस के लिए स्मॉल आर बराबर किसके, कैपिटल आर के। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर के जहाँ कर देंगे क्या, कैपिटल आर, 1 अपॉन 4 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। याद रखना ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ई मैक्स की वैल्यू है, ठीक। अगर लास्ट केस अगर हम मान लेते हैं पॉइंट पी कहाँ लाई करें, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट पी है सेल के अंदर। अब इसको कंसीडर करते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एंक्लोज नहीं है, खाली है पूरा। तो इसका मतलब चार्ज एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, 0। और अगर कोई चार्ज एंक्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। तो विच मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। तो फॉर अ डिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन रेडियस, अंदर चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने को आता है एग्जाम में, और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो हम देखते हैं ओरिजिन पे, ओरिजिन से लेके सरफेस तक स्मॉल आर की वैल्यू जब तक आर के बराबर ना हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर कुछ भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आर की वैल्यू लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आर की वैल्यू मोर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली बिहेव कर रहा है, कैसे, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम, ई मैक्स है सरफेस की, सरफेस के अंदर स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर स्फेरिकल सेल के बाहर इनवर्सली डिपेंड करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। तो इसका ग्राफ है। तो ये भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, पढ़ देते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है बोर्ड का पेपर, बोर्ड का आया क्वेश्चन, कह रहा है कि यूज गॉस लॉ टू शो दैट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल of radius r, the electric field at any point situated outside the cell at a distance small r from its center is equal to the electric field at the same point when the entire charge of the cell were concentrated at its center। तो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बनेगा पॉइंट पी पर,
अगर हम ये मान लें कि इस पूरे सेल का चार्ज कंसंट्रेट करा हो सेंटर पे, तो ये सेम चीज़ प्रूव करना है। इसके बाद कह रहा है ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ स्मॉल आर। आर की वैल्यू लेस देन आर के लिए, आर की वैल्यू मोर देन आर के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ प्लॉट करना है। बोर्ड का पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन, इसके तीनों एप्लीकेशन, गॉस लॉ का स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, तैयार हो जाता हूँ।